हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे तथा अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। राजस्थान ज्योग्राफी की ये कक्षाएं आपकी तैयारी को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इससे पहले हम लोगों ने 3 टॉपिक कवर किए हैं। 3 टॉपिकों के मैं अगर नाम बताना चाहूँ तो वो नाम होंगे, सबसे पहला हमने भौतिक प्रदेश को कवर किया था। भौतिक प्रदेश के बाद हम लोगों ने शुरू किया था नदियों वाला टॉपिक। नदियों वाला टॉपिक भी हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। नदियों के बाद हमने शुरू किया था झील वाला टॉपिक। झील के बाद आज हम शुरू करने वाले हैं वो है राजस्थान की मृदा। अगर आपने इससे पहले की जो क्लासेस है वो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट राजस्थान ज्योग्राफी के नाम से बनी हुई है, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज राजस्थान की मृदा जो टॉपिक है हमारा वो। और आज हमारा पार्ट कौन सा है, जो मृदा का पार्ट है वो पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ जी, तो हम लोग शुरू करते हैं राजस्थान की जो मृदा है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मृदा की परिभाषा क्या होती है। भूमि की ऊपरी सतह जो किससे, जो चट्टानों के टूटने फूटने एवं विघटन से उत्पन्न सामग्री तथा उस पर पड़े जलवायु, वनस्पति एवं जैविक प्रभावों से विकसित होती है, मृदा अथवा मिट्टी कहलाती है। तो क्या क्या मतलब हुआ इसका। ये भूमि की कैसी सतह है, ऊपरी सतह है, जो किसके विखंडन से हुई है, चट्टानों के टूटने फूटने, जो चट्टान टूटती है ना उससे, तथा उसके ऊपर जो उसके जो जलवायु है, वनस्पति है और जैविक प्रभावों से विकसित होती है, यह मृदा कहलाती है। यह एक कैसी प्रक्रिया है, अनवरत प्रक्रिया है। अनवरत प्रक्रिया से ये तात्पर्य है कि जो मृदा का निर्माण है, वो सदैव चलता रहता है। कैसा है, सदैव, या फिर बोल सकते हैं हमेशा चलता रहता है। क्या रहता है, हमेशा चलता रहता है। यानी कि जो मृदा है, मृदा में अगर कोई मिट्टी के जो जलवायु वगैरह, जो वर्षा वगैरह होती है, तो इससे वो एक कण का रूप बन जाता है। कण धीरे धीरे पर्वत का रूप ले लेते हैं और पर्वत वापस जो विघटन होकर वापस किसका निर्माण करते हैं, वो मृदा का। तो इस तरीके से ये एक श्रृंखला चलती रहती है। यह एक अनवरत प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं तो ये वापस वही बिंदु आ गया कि ये कैसा है, अनवरत प्रक्रिया का प्रतिफल होती है। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं इस प्रक्रिया में अनेक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होते हैं। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का क्या अर्थ हुआ। भौतिक परिवर्तन का अर्थ होता है कि वो फिजिकली चेंज हो रहा है। फिजिकली का मतलब पहले वो कोई बड़ा कण था, कैसा था, वो कोई बड़ा कण था और वो टूट के छोटा कण बन गया। क्या हो गया, पहले बड़ा कण था वो टूट के छोटा बढ़ गया, तो वो उसका फिजिकल चेंज हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। रासायनिक परिवर्तन का अर्थ होता है कि पहले जो मिट्टी है, मिट्टी उसके अंतर्गत मान लेते हैं कि कोई मतलब किसी एक तत्व की प्रधानता थी, जैसे कि कोई भी मान लेते हैं कि उसमें एक आयरन ऑक्साइड की प्रधानता थी। अब उसके अंदर अगर फॉस्फेट भी आके मिल गया, क्या फॉस्फेट की मात्रा भी हो गई, तो वो एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस प्रक्रिया में अनेक भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं तथा उसमें जीव अंश एवं वनस्पति के अंश सम्मिलित होकर उसे एक निश्चित स्वरूप प्रदान करते हैं, जो कृषि विकास के लिए आधार होती है। कृषि विकास के लिए आधार कौन है, तो कृषि विकास के लिए आधार होगी मृदा, इसका प्रमुख आधार है। जहाँ पे मृदा अच्छी होगी, जहाँ पे मिट्टी उपजाऊ होगी, तो वहाँ पे कृषि की संभावना वो है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। कृषि की संभावना बढ़ जाएगी तो सीधी सी बात है कच्चे माल की प्रधानता बढ़ जाएगी। कच्चे माल की उपलब्धता अगर बढ़ती है तो क्या आगे देखने को मिलेगा, अगर कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ जाती है तो वहाँ पे औद्योगिक विकास भी प्रचुर मात्रा में
होता है। तो आशा करता हूँ ये स्लाइड आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास राजस्थान की मृदा का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से, 2 प्रकार से किया जाता है। सबसे पहला जो वर्गीकरण आता है वो आता है, कौन सा वर्गीकरण, मिट्टी का जो पुरानी है या जो सामान्य प्रणाली है उस हिसाब से, और एक हमारी है वो वैज्ञानिक प्रणाली। तो हम लोगों ने क्या देखा, हमने देखा है कि जो मृदा का वर्गीकरण है, क्या देखा, हमने देखा कि मृदा का जो वर्गीकरण है वो 2 प्रकार से किया जाता है। एक हमारी जो प्राचीन प्रणाली, जो प्राचीन काल से जो चलती आ रही है वो प्रणाली हो गई, और एक हमारी जो है वो है वैज्ञानिक प्रणाली। कौन सी प्रणाली, एक हमारी है वो वैज्ञानिक प्रणाली भी बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्राचीन जो प्रणाली है मृदा वर्गीकरण की, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। उसके अंतर्गत क्या क्या पार्ट आते हैं। चलिए ये देखिए, क्या है, मिट्टी के वर्गीकरण की पुरानी या सामान्य प्रणाली। तो सामान्य प्रणाली, नॉर्मल आप बातें ध्यान में रख लीजिए। मृदा की पुरानी प्रणाली 1949 में अमेरिकी कृषि विभाग के थोप और स्मिथ द्वारा विकसित की गई थी। किसके द्वारा, थोप और स्मिथ के द्वारा विकसित की गई थी। ये अमेरिका कृषि विभाग के द्वारा विकसित की गई थी। पुरानी जो मृदा जो है वर्गीकरण की प्रणाली अमेरिका कृषि विभाग के द्वारा की गई थी। यह वर्गीकरण जलवायु और खनिज विज्ञान में अंतर पर आधारित है। जलवायु और जो उसका जो खनिज है उसके ऊपर निर्भर थी। इस प्रणाली के अनुसार, कौन सी प्रणाली है, प्राचीन प्रणाली है। हम कौन सी प्रणाली पढ़ रहे हैं, प्राचीन प्रणाली के अनुसार राजस्थान की मृदा को कितने भागों में डिवाइड किया है, 8 भागों में वर्गीकृत या 8 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नाम देख लेते हैं। सबसे पहले ये हमारी है धूसर, या जिसे सिरोज्म मृदा भी कहते हैं। लाल बलुई मृदा हो गई, लवणीय मृदा हो गई, लाल दोमट मृदा हो गई, पर्वतीय मृदा, भूरी मृदा, और कौन सी है, ये है बलुई मृदा व रेत के जो टीचे नहीं है, क्या लिखेंगे, रेत के टीले, और जलोढ़ मृदा। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास अगला आता है। सबसे पहले जो हम यहाँ हेलो, हाँ जी, तो हम सबसे पहले अब पढ़ते हैं जो धूसर मृदा क्या होती है। कौन सी मृदा, धूसर मृदा, या जो जिसे सिरोज्म मृदा के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में डिटेल लेने का प्रयास करते हैं। धूसर या सिरोज्म मृदा में पीले और भूरे रंग की होती है। यह किस रंग की होती है, पीले और भूरे रंग की होती है। मृदा का कलर बताता है। ये अरावली के पश्चिम में छोटे टीलों वाले क्षेत्रों जैसे पाली, नागौर, अजमेर, जयपुर व दौसा में पाई जाती है। क्या पे पाई जाती है, अरावली के पश्चिम में, जहाँ पे छोटे छोटे जो टीले पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में इस मृदा की प्रधानता है। सिरोज्म मिट्टी के कण मध्यम मोटाई के होते हुए इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। यहाँ पे सब में कमी पाई जाती है। राजस्थान में जो मृदा है उसमें जो भी यौगिक है उसमें सब में कमी पाई जाती है। उर्वरा शक्ति कम होती है। इसमें बारानिक खेती की जाती है। कैसी खेती की जाती है, इसमें बारानिक खेती की जाती है। रबी की फसलों के उत्पादन हेतु निरंतर सिंचाई और अधिक मात्रा में रासायनिक खाद की आवश्यकता होती है। आपको ध्यान में क्या क्या रखना है इस स्लाइड में हम ध्यान में रखेंगे। एक इसका कलर, सबसे पहले इसका कलर कैसा है, इसका कलर है पीले और भूरे रंग की सिरोज्म मृदा होती है। जो अरावली के पश्चिम में जो छोटे छोटे टीले हैं ना, वहाँ पे ये मुख्य रूप से पाई जाती है। मिट्टी के कण नॉर्मल मोटाई के होते हैं और इसमें क्या है, कमी तो पाई जाएगी। उर्वरा शक्ति कम होती है। दूसर का अर्थ ही होता है कि उसमें उर्वरा शक्ति कम होती है।
और रबी के फसलों है तो वो रासायनिक खाद, वो तो अगर उर्वरा शक्ति कम होगी तो रासायनिक खाद की आवश्यकता सीधी सी बात है पड़ेगी ही पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आती है लाल बलुई मृदा। कैसी मृदा? लाल बलुई मृदा। इस प्रकार की मृदा मुख्यतः चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, जालौर, बाड़मेर जैसे, मतलब एक प्रकार से क्या मान सकते हैं मुख्यतः कहाँ पे है? ये है जो हमने पढ़ा था अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश हमने पढ़ा था ना। अगर आपने अरावली का जो क्या बोलेंगे उसको, जो भौतिक प्रदेशों वाला अगर टॉपिक आपने अच्छे से देखा है ना या पढ़ा है, तो वहाँ पे हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था अर्ध शुष्क प्रदेश। तो वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। तो लगभग जो लाल बलुई मृदा है वो अर्ध शुष्क प्रदेश में पाई जाती है। और अगली बात सब में क्या है? कमी तो है ही है। बलुई मृदा वाले क्षेत्रों में बरसाती घास और कुछ झाड़ियाँ पाई जाती है। अर्ध शुष्क क्षेत्र है तो वहाँ पर जो कि स्टेपी तुल्य भी बोल सकते हैं, कैसी? स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। इस मृदा में खरीफ के मौसम में बारानी खेती की जाती है जो पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है। तो ये तो सीधी सी बात है, अर्ध शुष्क प्रदेश है तो वहाँ पे इतने कोई जल के स्रोत नहीं, जल के जो स्रोत है वो नहीं मिल पाते हैं, तो वो सीधी सी बात है कि वर्षा पर ही निर्भर होते हैं। रासायनिक खाद डालने और सिंचाई करने पर ही रबी की फसलें गेहूं, चना आदि का उत्पादन होता है। ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आती है लवणीय मृदा। लवणीय मृदा मुख्यतः नमकीन झीलों के किनारे। किसके किनारे है भाई? अरे भाई नमकीन झीलों के किनारे। अगर नमकीन झीलें हमने कल पढ़ी है तो नमकीन झीलें कहाँ पर पाई जाएगी? वो पाई जाएगी अरावली के पश्चिम में। सब ज़्यादा से ज़्यादा जो भी जिले हैं, खारिज जिले या नमकीन जिले, वो अरावली के पश्चिम में पाई जाती है। तो अरावली के पश्चिम में ये देखो, ये सारे के सारे जितना इसके क्षेत्र का जिला आएगा वो अरावली के पश्चिम वाला। एक ये देखो बाड़मेर हो गया, बाड़मेर, जालौर, कच्छ की खाड़ी के पास के क्षेत्रों के साथ ही श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर। ये भरतपुर और कोटा ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं। अन्य इसके नाम, अन्य क्या क्या नाम आते हैं? लवणीय मृदा है तो इसे क्षारीय मृदा भी कहते हैं, ऊसर मृदा भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? ऊसर। ऊसर का अर्थ होता है लवणीय। कैसी? लवणीय। और एक हम पढ़ के आए थे धूसर। धूसर का अर्थ होता है कि मतलब वो कम उपजाऊ होती है। कम उपजाऊ वाली जो मृदा है वो धूसर मृदा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? धूसर मृदा। ये क्षारीय मृदा है तो सीधी सी बात है कि इसमें क्या पाया जाएगा? इसमें जो क्षारीय लवणीय तत्व है उनकी मात्रा अधिक होती है। लवणों का जमाव अधिक सिंचाई से भी हो जाता है। कहते हैं ना, वो अपन मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं कि उस क्षेत्र में ज़्यादा सिंचाई कर ली है तो वहाँ पे वो खारस जमा हो गया। क्या बोलते हैं? खारस। खारस का तात्पर्य होता है क्षारीय। मतलब वहाँ पे अब अगर वहाँ पे बरसात के मौसम में कृषि की जाए तो वहाँ पर इतनी अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है। इसका पीएच मान 5 से कम होता है, 5 से कम होता है। इस प्रकार की मिट्टी अनुपजाऊ होती है। तो सीधी सी बात है वहाँ पे, मतलब वो उस जमीन ने तो खारस पकड़ लिया है तो वहाँ पर कुछ भी खेती वगैरह नहीं होती है। इसमें केवल झाड़ियाँ और बरसाती पौधे ही पनप सकते हैं, खेती नहीं की जा सकती। इस मृदा को जिप्सम, हरी खाद। हरी खाद का अर्थ क्या हुआ? हरी खाद का अर्थ होता है एक तो जो केचुआ वाली खाद होती है वो, या फिर जो डायरेक्ट अपनी जो गोबर की खाद होती है ना वो हरी खाद कहलाती है, तथा रॉक फॉस्फेट आदि के उपयोग से उपजाऊ बनाया जा सकता है। रॉक फॉस्फेट का उपयोग देखो यहाँ पे क्या लिखा है? जो रॉक फॉस्फेट का उपयोग है वो लवणीयता की समस्या को दूर करने के लिए, और जो जिप्सम है क्या है? जिप्सम का उपयोग क्षारीयता को दूर करने के लिए। किसको दूर करने के लिए? क्षारीयता को दूर करने के लिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो रॉक फॉस्फेट है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ
रॉक फॉस्फेट से लवणीय की समस्या कम होती है, और जो जिप्सम है, जिप्सम से क्षारीय की मात्रा है, वो क्षारीयता की जो समस्या है उसका समाधान होता है। तो याद कैसे रखेंगे? देखो, रॉक फॉस्फेट और जिप्सम दोनों ही मृदा की जो अनुपजाऊ है उसको उपजाऊ बनाने में सहायता प्रदान करती है। लेकिन हम याद कैसे रखेंगे कि कौन सी अम्लीयता लवणीय को कम करती है और कौन सी क्षारीयता को कम करती है? तो इसके लिए आपको देखो, क्षार का अर्थ होता है एक प्रकार से खारा ही होता है, खारापन है ना, वो क्षारीयता ही से है। और हम लोग इसे जिप्सम मतलब इसका समाधान होता है। तो जिप्सम से तो याद कैसे रखेंगे? याद रखेंगे, यहां से खा उठा लो और यहां से खाज। अगर शब्द आपको याद रह जाएगा तो फ्यूचर में कभी भी इसको भूल नहीं पाओगे। क्या भूल नहीं पाओगे? खा से खारापन यानी क्षारीयता, ज से जिप्सम, खारापन, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, लवणीयता, बात ही खत्म होती है, टंटा ही खत्म। समझ रहे ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगली जो हमारे पास जो मृदा आती है वो आती है सॉरी, लाल या दोमट मृदा के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं लाल या दोमट मृदा के बारे में। लाल दोमट मृदा से संबंधित जो भी फैक्ट आते हैं उसको हम कवर करने का प्रयास करते हैं। लाल दोमट मिट्टी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, देखो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ जिला, मतलब क्या लिखेंगे कि यह दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पे? दक्षिणी राजस्थान में प्रचुर मात्रा में मिलती है। दक्षिणी राजस्थान आप याद रखेंगे तो वहाँ से आप इसको कवर आउट कर सकते हैं कि लगभग 3 जिले ये दे देंगे, एक उत्तर वाला जिला दे देंगे। तो हम अगर याद है कि ये दक्षिण में है तो सीधी सी बात है उसको फाइंड आउट करने में भी आसानी रहती है। इस मृदा का लाल होने के साथ ही मृदा कैसी होती है? रंग कैसा है? लाल। इसके कारण जो कण है वो कैसे होते हैं? बहुत बारीक होते हैं। हाँ जी, इसके कण कैसे होते हैं? बहुत बारीक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। पानी ज़्यादा समय तक रहने के कारण इस मिट्टी में नमी लंबे समय तक बनी रहती है। अगर कण ही छोटे होंगे तो उससे कम से कम वाष्पोत्सर्जन होगा। क्या होगा? कम ही वाष्पोत्सर्जन होगा। तो सीधी सी बात है, जो पानी है उसमें ज़्यादा समय तक बना रहेगा या नमी ज़्यादा समय तक बनी रहेगी। नमी कितनी है? लंबे समय तक बनी रहती है। लाल दोमट मिट्टी में कमी तो है ही, ये सब में देखने की बात ही नहीं है। लो ऑक्साइड की अधिकता के कारण जो उसका जो लाल रंग है ना, लो ऑक्साइड की जो अधिकता है, इसके कारण इसका जो रंग है वो कैसा होता है? लाल रंग होता है। लाल रंग का कारण क्या है? लो ऑक्साइड, या फिर FeO2 या O3 करके ऐसा इसका कोई फॉर्मूला बनता है। केमिस्ट्री वालों जो साइंस बैकग्राउंड से है उनको ज़्यादा ध्यान में रहेगा। लो ऑक्साइड की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। रासायनिक खाद देने व पर्याप्त सिंचाई करने से इसमें, अरे भाई पर्याप्त खाद वगैरह दोगे तो सीधी सी बात है फसल तो अच्छी होगी ही होगी। आगे बढ़ते हैं। जो अगला जो हमारा है वो है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा का अर्थ होता है जो पर्वत है, जो पहाड़ियों की चोटियां है, वहाँ पर जो उसके विखंडन से जो बड़े बड़े कण होते हैं ना, जो बड़े बड़े कणों से निर्मित जो मृदा होती है वो पर्वतीय मृदा के अंतर्गत आती है। देखिए, इस प्रकार की मृदा मुख्यतः अरावली पर्वतीय प्रदेश में है। अरावली पर्वतीय प्रदेश क्यों? क्योंकि वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है उसे हम पर्वतीय मृदा कहते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी की तलहटी में, यानी जहाँ पर अरावली का विस्तार सर्वाधिक कहाँ पे है? सिरोही, सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में,
और उदयपुर में सर्वाधिक विस्तार। तो इसके जो आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पर इसका विस्तार पाया जाता है। यह लाल रंग से होके पीले भूरे रंग तक होता है। रंग से रिलेटेड इसका कोई क्वेश्चन बनने की संभावनाएं नाम मात्र की होती है। आगे देखते हैं, पहाड़ी ढालों पर होने के कारण इस मिट्टी की गहराई कम होती है। अरे भाई, पहाड़ों पे है तो वो खंडित हो के मतलब बहुत ही बारीक होती है। कुछ गहराई के बाद चट्टान की जो है सतह आ जाती है। गहराई क्या होती है? इस मिट्टी की गहराई कम होती है, या फिर बोल सकते हैं बहुत ही कम होती है। पर्वतीय मिट्टी पर खेती नहीं की जा सकती। पर्वतीय मिट्टी सिरोही, उदयपुर, पाली, अजमेर और अलवर जिलों के पहाड़ी भागों में पाई जाती है। ये वापस हो की वो बात आ गई। हाँ जी दोस्तों, तो हम लोगों ने पढ़ा है पर्वतीय मृदा अरावली क्षेत्र में पाई जाती है। जहाँ पे अरावली का सर्वाधिक विस्तार है वहाँ पर इस मृदा का विस्तार अधिक है। इसकी गहराई कम होती है। पहाड़ों पे खेती कौन करेगा? तो खेती नहीं की जा सकती, बात खत्म होती है। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो मृदा आती है वो आती है भूरी मृदा। भूरी मृदा का अर्थ होता है कि यह नदियों से बहकर आती है। किससे बहकर? नदियों से बहकर आती है। इसका जमाव मुख्यतः बनास व उसकी सहायक नदियों में, मतलब जो बनास नदी बेसिन है, क्या लिखेंगे? बनास नदी बेसिन। भूरी मृदा का विस्तार बनास नदी बेसिन के आसपास है। सवाई माधोपुर, ये इसका जो है टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, यहाँ पे जो बनास नदी बहती है ना, इस कारण से यहाँ पर भूरी मृदा का विस्तार है। ये सारे के सारे जिले हैं वो लगभग भूरी नदी बेसिन के बनास नदी बेसिन के अंतर्गत ही शामिल होते हैं। और अगली बात, अगर कोई तत्वों से क्वेश्चन बढ़े तो सब में क्या है? कमी पाई जाती है। और बनास नदी बेसिन में कपास, मूंगफली, दालों के लिए उपयुक्त है। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास अगली मृदा आती है, वो आती है बलुई मृदा व रेत के टीले। टीबे नहीं, टीले। क्या लिखेंगे? टीले नहीं है, ये है रेत के जो टीले होते हैं ना, जो दोरे होते हैं ना, वो इस तरह की मिट्टी। अरे भाई, रेत के टीले तो राजस्थान में एक ही जगह पे पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में विस्तार है। मरुस्थलीय प्रदेश नहीं, पश्चिमी राजस्थान आ गया बोले तो दोरे। जैसलमेर तो दोरों की नगरी है भाई। बीकानेर हो गया, बाड़मेर हो गया, जोधपुर, नागौर, चूरू में इसकी उपलब्धता है। मृदा के कण मोटे कण होते हैं। इस कारण से इसके जो मोटे कण होंगे तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होगी, तो जल धारण क्षमता क्या हो जाएगी? ज़्यादा भाप बन के उड़ जाएगा, तो जल धारण क्षमता वो कम होती है। अगली बात, सबका अभाव होता है, लेकिन एक मतलब ये जो फॉस्फेट है इसकी पर्याप्त मात्रा पाई जाएगी। फॉस्फेट के कण है वो कैल्शियम और फॉस्फेट। कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा पर्याप्त होती है। क्यों पर्याप्त होती है? फॉस्फेट एक यहाँ पे एक, मेरे ख्याल से जब हम खनिज पढ़ेंगे ना, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पे एक सोनू क्षेत्र आता है जो कि फॉस्फेट या रॉक फॉस्फेट के लिए बहुत प्रसिद्ध है। किसके लिए? फॉस्फेट या रॉक फॉस्फेट। हम वो खनिज वाला जब टॉपिक पढ़ेंगे तब इसको बहुत अच्छी तरीके से और कवर करने का प्रयास करेंगे। यह मृदा पानी उपलब्ध होने पर अच्छी फसल देती है। इसका उदाहरण क्या है? क्या हमने पढ़ा? पानी उपलब्ध होने पर अच्छी फसल देती है। अगर आपको ध्यान में रहेगा तो जहाँ पर जो आईजीएनपी का विकास हुआ है, आईजीएनपी का विकास मुख्य रूप से मरुस्थलीय जिलों में ही हुआ है। और जहाँ पर ये नहर पहुँची है वहाँ पर खेती की जो संभावना है वो बहुत बढ़ गई है। क्या हो गई है? खेती बहुत अधिक मात्रा में हो गई है। जैसे कि अगर हम उत्तर के जो जिले देखें, गंगानगर और हनुमानगढ़, वहाँ पे जब वो क्या बोलेंगे, वो नदी आती है ना, वहाँ पर एक तो गंगा नहर हो गई, सिद्धमुख नहर वाली हो गई, तो उसके कारण वहाँ पे जो गंगानगर है उसको धान का कटोरा की उपाधि दी जाती है। बीकानेर में बहुत अच्छी फसल होती है। वो सब किसके कारण हरा भरा हुआ है? वो सब आईजीएनपी के कारण हुआ है। यानी पानी उपलब्ध होने पर अच्छी फसल दे सकती है। मूंग, मोट, बाजरा जैसे खरीफ की फसल अच्छी होती है। ये सब नॉर्मल सी बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। बलुई मिट्टी ऊंची
टीलों के निचले भाग में बारीक कणों वाली मुल्तानी मिट्टी पाई जाती है, जिससे खड़ीन कृषि पद्धति के लिए उपयुक्त होती है। ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हम देखते हैं तो अगली जो हमारी मृदा है वो आती है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा अर्थात देखो इसमें दो शब्द है, क्या क्या, जल और ऊढ़। जल का अर्थ होता है एक प्रकार से नदी मान सकते हैं, और ऊढ़ का अर्थ होता है बहाना। तो ये देखिए जलोढ़ अर्थात जल द्वारा बहा कर, किसके द्वारा, जल द्वारा। जल द्वारा मतलब नदी के साथ बहा कर लाई गई मिट्टी, नदी या नालों में बहकर आई हुई यह जलोढ़ मृदा उत्पादकता की दृष्टि से उत्तम होती है। कैसी होती है, उत्पादकता की दृष्टि से उत्तम होती है। जलोढ़ मृदा को राजस्थान की सबसे उपजाऊ मृदा मानी जाती है, सबसे उपजाऊ मृदा मानी जाती है। इस मिट्टी में अधिक तथा नाइट्रोजन के अंश कम होते हैं। जल पीएच मान लगभग संतुलित होता है। बहुत उपजाऊ होने के कारण दोनों प्रकार की फसल दे सकती है। बहुत उपजाऊ होने के कारण ये वापस वो का वो पॉइंट वापस आ गया है। क्या आ गया है, ये वापस वो का वही पॉइंट आ गया है। जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, मतलब जहाँ पे नदियाँ बहेगी वहाँ पर इस मृदा की प्रधानता होगी। कहाँ पे होगी इसकी प्रधानता, जहाँ पर नदियाँ ज़्यादा बहेगी वहाँ पर इस मृदा की प्रधानता होगी। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है। एक का नाम आता है बांगर और एक का नाम आता है खादर। बांगर से क्या तात्पर्य है, बांगर का अर्थ होता है पुराने जलोढ़ और खादर का अर्थ होता है नई जलोढ़। इसको हम याद कैसे रखेंगे, चलो मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से इसको क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। क्या करता हूँ, इसको डायग्राम के माध्यम से कवर करने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं एक नदी पहले जो कि इस तरीके से बहती थी। क्या बहती थी, पहले नदी है वो इस तरीके से, ये इसकी द्रोणी है, मतलब पहले जो नदी है वो यहाँ तक आती थी और वर्तमान में वो नदी है वो यहाँ तक बहती है। इतने में सिमट कर रह गई है। क्या रह गई है, पहले यहाँ तक आती थी पहले, या फिर कभी बाढ़ के समय जो इसका बहाव है वो ये ब्लू वाला है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पहले बाढ़ के समय है और ये वर्तमान में है। वर्तमान में इसका क्या है, बहाव है इस नदी का। पहले इतना इसका बहाव था, वर्तमान में इतना रह के सिमट गई है। तो जो ये जो नदी है ये अपने साथ मिट्टी के कण लेके आती है। तो इस नदी ने जो पहले ये इसमें बाढ़ वगैरह आई थी, तो इसने जो अपने कण है वो यहाँ तक छोड़े थे। कहाँ तक, यहाँ तक। ये पूरी की पूरी मैं एक्स करके लिख देता हूँ। क्या लिख देते, हम टिक मार देते हैं। यहाँ तक ये जो मृदा है वो पहले इतना बहा के लाई थी, तो ये पहले बहा के लाई थी। अब वर्तमान में इसका जो बहाव क्षेत्र है वो यहाँ तक सीमित रह गया है। कहाँ तक, यहाँ तक ही वो नवीन जलोढ़ लेके आती है। तो ये जो पुराने जलोढ़ है, मतलब जो बाढ़ के समय है, जो कभी कभार बाढ़ आती है तब एक बार लेके आई थी, तो ये किस समय का है, ये रेड वाला बाढ़ के समय का है। तो देखो बाढ़ से याद रखना है बांगर। क्या याद रखना है, बाढ़ से बांगर, बा से दोनों शब्द मिलाओ। और जो नई मृदा है जो हर साल वहाँ पे जो लेके आती है उसे कहा जाएगा खादर। क्या कहा जाएगा, खादर। तो बांगर और खादर में आशा करता हूँ कंफ्यूज कभी नहीं होना है। ये देखो क्या लिखा है, पुरानी। पुरानी का अर्थ है नहीं वो कभी बाढ़ के समय आई होगी। बाढ़ के समय का अर्थ बा से बांगर और खादर वो है ही है। तो आशा करता हूँ समझ में आई होगी बांगर और खादर क्या होता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।